Welcome to Baba Saheb International Education Foundation. We will discuss about prevention of fire part 2. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कुछ नए चेहरे भी देख रहे हैं। व्हाट्स योर नेम? पवन। मोहन। मोहन प्यारे। ओके, तो हमारा अभी तक चल रहा था फायर प्रिवेंशन का, है ना। ये दो नाम मैंने मिटा दिए जो कल 5 मिनट के करीब 4-5 मिनट में पूरे हुए थे। ये क्यों मिटा दिए? क्योंकि कल वो जो शूटिंग कर रहे थे फुल हो गई थी तो वो आया नहीं था, सिर्फ उसके लिए मिटाए हैं, है ना। ये दो नाम कौन सा था 7 नंबर पे? केमिकल लीकेज, CHEMICAL, लीकेज, LEAKAGE। केमिकल लीक हो गया और आपको फायर प्रिवेंशन करना है, क्या करेंगे भाई? यस, कल हो भी लिया था एक बार ना। भाई केमिकल लीक हो गया, इसको क्लियर तो करना है ताकि आग न लग जाए। जब तक क्लियर नहीं हुआ तब तक आजू बाजू में हीट सोर्स नहीं आनी चाहिए ताकि आग लगने के चांसेस न हो। और केमिकल हैंडलिंग के लिए स्पेशल गाइडलाइंस होती हैं भाई, सो केमिकल को कैसे क्लीन करना है। कई बार हमें केमिकल सूट भी पहनना पड़ता है कि कहीं बॉडी को न लग जाए क्लीनिंग के दौरान। तो जो भी गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करते हुए केमिकल को इसको क्लीन करेंगे। और जब तक क्लीन नहीं होता है तब तक आजू बाजू के अंदर कोई जलने वाली चीज नहीं आना है। देन अनवांटेड पीपल भी नहीं आए जो काम करें उनको छोड़कर। और अगर आपकी बॉडी के ऊपर केमिकल गिर गया तो क्या करेंगे? आपकी बॉडी पर या आपके दोस्त के किसी पर? फर्स्ट एड क्या देंगे फर्स्ट एड में? भाई देखो, केमिकल का जब तक उस केमिकल के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज नहीं है, सिर्फ यही कर सकते हैं, पानी डालते रहिए उसके ऊपर। जैसे नलका खोल करके उसके नीचे ही लगा दो कंटिन्यू, तभी उसका इफेक्ट मिनिमाइज होगा। हाँ, सिर्फ पानी और कुछ नहीं। बाद में कोई एंटीसेप्टिक क्रीम वगैरह वो भी नहीं लगानी है, क्योंकि कई क्रीम उस केमिकल के साथ हो सकता है रिएक्शन करती हो, कहीं उल्टा न हो जाए। तो फर्स्ट एड के दौरान सिर्फ कंटिन्यू पानी डालते रहिए अगर केमिकल ऊपर गिरा है। यस, पानी ना हो तो यूज योर कॉमन सेंस, यू हैव टू अरेंज। और पानी इतना दूर कभी भी होता भी नहीं है कि थोड़ा बहुत पानी भी इतना दूर हो हम कि भी आधा किलोमीटर जाना पड़ जाए। ठीक है, आजकल तो लोग अपनी बोतल भी अलग रखते हैं उधर का पीने की बजाय, उसको यूज कर लो। हाँ, कंटिन्यू डालते रहिए ताकि उसका इफेक्ट मिनिमाइज हो, मैक्सिमम वॉश आउट होकर के चला जाए केमिकल, बॉडी में इफेक्ट कम हो। नहीं तो ज्यादा जलाएगा, फिर वो ज्यादा नुकसान होगा। नेक्स्ट 8th पॉइंट, हॉट वर्क। हॉट वर्क क्या होता है? हाँ, ये जो वेल्डिंग कटिंग करते हैं हम, वेल्डिंग कटिंग वाले काम, इस काम को हॉट वर्क बोलते हैं। हॉट वर्क में कौन कौन से आते हैं? नेमली मेन वेल्डिंग। वेल्डिंग का मालूम है सभी को? सभी के देखे हुए हैं, 2 पार्ट को वेल्ड करके जोड़ना। कटिंग, एक को 2 या 3 या अलग अलग पार्ट्स के अंदर उसको डिवाइड करना, कटिंग। देन एनीलिंग, एनीलिंग, ANEALING, एनीलिंग करना। एनीलिंग भी एक हॉट वर्क है। क्या होता है एनीलिंग? अगर पुराने कॉपर के पाइप हैं, है ना, जैसे कोई कॉपर पाइप था, हमने एक कनेक्शन ले रखा है प्रेशर गेज के लिए, ऊपर प्रेशर गेज लगा रखा है। अभी कहीं वो प्रेशर गेज के पास से खराब हो गया या उसकी यूनियन खराब हो गई, पाइप के पास में जो होती है यूनियन और निप्पल बोलते हैं उनको, वो अगर डैमेज हो गई तो हमें वो खोलना पड़ेगा। खोल करके फिर वो जो भी यूनियन या निप्पल उसकी डैमेज हुई है वो नई उसके ऊपर ब्रेज करवाएंगे, ब्रेजिंग। ब्रेजिंग भी एक हॉट वर्क है। ब्रेजिंग है कॉपर पार्ट्स को आपस में जोड़ने को ब्रेजिंग बोलते हैं। अभी वो पाइप है, थोड़ा सा मुड़ जाएगा ना तो टूट जाएगा,
काफी पुराना है, हो सकता है बेंड होकर के इधर उधर होकर के हम लेकर के आए यहाँ तक, तो उसको हम अनिलिंग करते हैं। अनिलिंग में सबसे पहले उसको रेड हॉट करेंगे, एकदम लाल गर्म करेंगे। यही आपका जो कटिंग वाला टूल है ना, इसी को एडजस्ट करके इसका फ्लेम उसको एकदम लाल कर देंगे। जो ही रेड हॉट हो गया उसके बाद उठाया सीधा पानी में, सडन कूलिंग, तो हो गया एनीलिंग। अभी उसको आप मोड़ोगे तो टूटेगा नहीं, उस पर्पज के लिए एनीलिंग करते हैं। एनीलिंग का मेन काम यही है। यस, हाँ, हार्डनिंग भी एक प्रोसेस है। हार्डनिंग के लिए उसकी थोड़ी थिकनेस आपको ठीक चाहिए। जैसे हम चीजल वगैरह बनाते हैं, हार्डनिंग प्रोसेस से बनाते हैं। हार्डनिंग में भी हम गर्म करके और सडन कूलिंग कर, हाँ, नहीं, ठंडा होने के बाद मुड़ेगा, क्यों नहीं? यस, भाई वहां पर हमने अनिलिंग करवाया, उसके बाद साइड पर लेकर के जहां उसको लगाना है उसके बाद मोड़ेंगे उसको एज पर। या फिर अगर ज्यादा कंजस्टेड है, ज्यादा मोटा पाइप है, तो हो सकता है प्लेस के ऊपर हमें मोड़ने में दिक्कत आए। ऐसे केस में हम क्या करते हैं ना, टेम्पलेट ले लेते हैं। एक लोहे का, वो ये अपना सीरिया टाइप जो होता है ना, लोहे की एक पतली रोड करीब 10 mm की, वो लिया और जहां जहां से वो पाइप में कैसे कैसे बेंड है उसके हिसाब से उसको बेंड कर लिया। उस टेम्पलेट के हिसाब से पाइप को बेंड करवा करके लेके आते हैं, ताकि हमें माइनर एडजस्टमेंट करनी पड़े, मेजर न करनी पड़े, फॉर दैट पर्पज। तो एनीलिंग भी आपका हॉट वर्क है। ब्रेजिंग, ब्रेजिंग भी हॉट वर्क है। ब्रेजिंग यानी कॉपर को या ब्रास को, उनके ब्रास के आइटम को आपस में वेल्ड करने को ब्रेजिंग बोलते हैं, कि इसको ब्रेजिंग करवा लो। ये जो गर्म करके साथ में एक कॉपर की रोड लेकर के वो करते हैं ना, टाका लगाते हैं, दैट इज ब्रेजिंग, उसको ब्रेजिंग बोलते हैं। कई बार अभी देखा नीचे हुक्का वो टूटा हुआ था, उसके ऊपर वो ब्रेजिंग का वो लगवाया था टाका, तो उसमें भी हॉट वर्क इन्वॉल्व है। तो ये सभी हॉट वर्क है। ब्रेजिंग कॉपर या ब्रास में। कॉपर क्या होता है, ब्रास क्या होता है? कॉपर तांबा, बिल्कुल सही भाई, पहला मेटल आदमी का यूज किया हुआ। और ब्रास जिसको हिंदी में बोलते हैं पित्तल। ब्रास क्या है? ये अपना कॉपर का तांबा एंड जिंक उसका मिश्रण है 3070 में। वही आपका पिताजी है ये। यानी पित्तल जो है, पित्तल है वो तांबा प्लस जिंक, उनका मिश्रण है। इसी तरह एक और होता है अपना ब्रोंज। ब्रोंज वाले पर भी ब्रेजिंग होता है, ब्रोंज मटेरियल। ब्रोंज ब्रोंज अलग है, गन मेटल अलग है। ज्यादा यूज आपने या तो ब्रास देखेंगे या ब्रोंज देखेंगे। ब्रोंज को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? जब आप पैदा हुए तो आपकी दादी ने वो बजाई होगी ब्रोंज की थाली, कांस्य, कांस्य जो बोलते हैं दैट इज ब्रोंज, है ना, कांस्य की थाली। और कैसी बजी होगी वो थाली, आवाज कैसी आई होगी उसकी? टिन 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 टिन। यानी ब्रोंज के अंदर क्या होता है? टिन। कॉपर तो है ही, हाँ, कॉपर प्लस टिन वो ब्रोंज में होता है। कॉपर प्लस जिंक ये ब्रास में होता है। गन मेटल में फिर तीनों आ जाते हैं, कॉपर भी, जिंक भी और टिन भी। हॉट वर्क के लिए भी अलग से गाइडलाइन होती है, स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं। बिफोर कैरिंग आउट द हॉट वर्क फॉलो द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, जिसमें पहला पॉइंट होगा परमिशन। हॉट वर्क परमिशन इज ऑलवेज गिवन इन रिटन, हमेशा लिखित रूप में दी जाती है कि यहां हॉट वर्क करना है। उसके बाद में जहां हॉट वर्क करेंगे आजू बाजू का एरिया क्लीन होना चाहिए, कोई जलने वाली चीज न हो, आग पकड़ने वाला
यानी कोई भी फ्यूल नहीं होना चाहिए। उसके आजू बाजू कंपार्टमेंट में, जैसे इस दीवार के पास में अगर यहाँ पर हॉट वर्क कर रहे हैं तो उस तरफ भी जलने वाली चीज नहीं होनी चाहिए, या ऊपर की तरफ करें हम सीलिंग में तो उसके ऊपर की तरफ भी जलने वाली चीज नहीं होनी चाहिए। एक आदमी को अलग से डिटेल करके रखेंगे, फायर सेंट्री, वही ताकि इधर उधर स्पार्किंग जाए, कुछ आग पकड़ जाए छोट मोट तो उसको कंट्रोल में कर ले। देन जो फायर सेंट्री है अपने पास में पानी की बकेट रखेगा, पानी की बाल्टी विद छोटा मग डब्बा। देन फायर एक्सटिंग्विशर स्टैंड बाई रहेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। वैसे ज्यादातर पानी वाली बाल्टी से ही काबू में आ जाती है। उसके बाद में फायर होज को लेआउट करके फायर हाइड्रेंट में कनेक्ट करके नोजल लगाकर स्टैंड बाई, प्लस अनाउंसमेंट करते रहेंगे। जो भी पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, हॉट वर्क इज गोइंग ऑन एट सो एंड सो प्लेस, नो स्मोकिंग इन दैट एरिया, या कुछ भी। हालांकि स्मोकिंग से ज़्यादा हीट उधर है ही, लेकिन वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में आती है। इसी तरह फ्यूलिंग का होता है तो भी आती है, टेल वेल ले रहे हैं, फ्यूलिंग इन प्रोग्रेस, नो स्मोकिंग इन सो एंड सो एरिया। जब हॉट वर्क कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होने के बाद भी जब तक टेम्परेचर है यानी पूरा ठंडा नहीं हुआ तब तक कंटिन्यूअस वॉच, आदमी उधर रहेगा ड्यूटी वाला। कंप्लीट तब मानेंगे जब टेम्परेचर एकदम नॉर्मल आ जाएगा वहां। इतना प्रिकॉशन लोगे तो हॉट वर्क के कारण आग कम लगेंगी, है ना, फायर प्रिवेंशन आपका हो जाएगा। और क्या कारण हो सकते हैं आग लगने के? आपका शॉर्ट सर्किट होगा, स्मोकिंग, ओवर हीटिंग ऑफ कुकिंग ऑयल, फ्यूल लीकेज, गैस लीकेज, फ्रिक्शन, केमिकल लीकेज, हॉट वर्क, यस हॉट पाइप, हॉट वाटर के पाइप या स्टीम के पाइप, है ना। हॉट पाइप्स ऑब्लिक स्टीम पाइप्स। पाइप के अंदर से अगर भाप जारी होगी या गर्म पानी जा रहा है, भाप जारी होगी तो बाहर से गर्म होगा, गर्म होगा तो उसके आजू बाजू में अगर जलने वाली मटेरियल होंगे, और अगर कोई लो मेल्टिंग लो फ्लैश पॉइंट वाला मटेरियल है तो आग पकड़ जाएगा, है ना। इसलिए जितने भी हॉट पाइप होते हैं उनके बाहर हम लेगिंग करके रखते हैं। लेगिंग यानी जैसे हम कपड़ा लपेट देते हैं ना बाहर से, वहां कपड़ा नहीं लपेटेंगे, कपड़ा तो आग पकड़ जाएगा। वहां हम यूज करते हैं एस्बेस्टस, एस्बेस्टस क्लॉथ, ASBASTAS, एस्बेस्टस का कपड़ा। ये अपना पतली सी दरी होती है, दरी जितना मोटा होता है, नॉर्मली व्हाइट कलर में रहते हैं। या जहाँ भी ऑटो वर्क करें हैं आजू बाजू में कोई ऐसे इक्विपमेंट है जिसको हम निकाल नहीं सकते, है ना, तो भी उसको हम एस्बेस्टस की एक चादर से ढक देते हैं ताकि कुछ स्पार्किंग उधर जाए तो उसको डैमेज ना हो इक्विपमेंट को। तो एस्बेस्टस की वायरिंग। और फिर कई बार हम में से ही कुछ मान ले इंजन साइड के हैं या किसी का हाथ ज़्यादा गंदा हो गया तो ह्यूमन टेंडेंसी है, कोई न कोई धीरे ही उसको साफ कर ही देता है उसी लेगिंग के, और वो धीरे धीरे उस लेगिंग के अंदर ऑयल जाने लग जाएगा। ऑयल जाने लग जाएगा इसका मतलब हमने फायर हैजर्ड दे दिया है भाई, ऑयल के कारण वो जल्दी आग पकड़ जाएगा, है ना। ऐसे अगर ऑयली लेगिंग वगैरह हो गई है तो उसको रिप्लेस कीजिए। तो हॉट पाइप या स्टीम हो गया, और फायर क्रैकर्स है ना, पटाखे वगैरह बजा रहे हैं, बोले ऊपर जाकर के बजेगा, जाके पड़ोसी की छत में गया, छप्पर में गया, छत में नहीं, और आग पकड़ गया, है ना। तो उसके लिए आग न लगे तो क्या करेंगे भाई, फायर क्रैकर वाली कोई ओपन प्लेस में जाके कीजिए जहां जला रहे हो, तो ताकि अगर ये इधर उधर
आप ऊपर की तरफ भेज रहे हो सकता है टेढ़ा चला जाए तो आजू बाजू में कुछ नहीं हो, और फिर भी चला जाए तो उसको जाकर के देख लो कहीं आग तो नहीं पकड़ जाएगा, सुलग जाएगी। उसी से में तो आप उसको कंट्रोल में कर सकते हो काबू में, है ना। पैर से भी रगड़ दोगे तो हो जाएगा काम। यस, हाँ अगर फटा नहीं है तो, लेकिन वो तो गया ऊपर शूट करके है तो फटा तो है। वो जो नीचे पड़े रह जाते फुस हो जाते हैं वो वाले नहीं फटते कहीं नहीं, बाद में तो फट सकता है ना, जब नहीं फटा है तो वो तो कभी फट सकता है अचानक से। उसको बुझाने टाइम में जाओगे पैर के नीचे उसी में हो जाएगा धमाका। दूसरा और जैसे अपना ये गुड नाइट की कॉइल वगैरह लगा करके सो गए, है ना, कपड़े के साथ में टच हो गई, फायर चालू हो सकती है। तो फायर प्रिवेंशन में क्या करेंगे इनसे, भाई थोड़ा सा दूर रखिए, जहां तक भी नींद में हमारा हाथ वाथ जा सकता है उससे थोड़ा दूर रखिए, ताकि गलती से उधर हाथ वाथ या जो भी ओढ़ रखा है चादर कंबल कहीं वो चला जाए तो उसके ऊपर न गिरे, यानी फायर कहीं स्टार्ट ना हो जाए। पहले के टाइम में तो लोग ये अलार्म की जगह भी यूज करते थे, रस्सी बांध करके उंगली के बांध करके और उसको सिलगा करके थोड़ी सी दूर रख देते थे, एक हाथ को एक तरफ करके, जब उधर तक आ जाए कि हाँ तब मेरे को उठना है, ये इतने टाइम में लगभग होगी, वो अलार्म होती थी, देसी अलार्म। तो कुल मिलाकर आपको ये देखना फायर प्रिवेंशन में कि भाई फ्यूल, हीट एंड एयर, तीन चीजों से आग लगती है, तीन ही इकट्ठी होंगी तो, है ना। जलने वाली चीज चाहिए, हीट चाहिए, एयर। एयर तो हर जगह है, उसको आप रोक नहीं सकते। दो बची हैं, एक फ्यूल है और एक हीट है। भाई फ्यूल है वहां हीट मत जाने दो, और हीट है वहां फ्यूल मत जाने दो, तो दोनों का एयर तो है ही। तो अगर ये इनको अलग अलग रखोगे तो आग लगने के चांसेस नहीं है। उसके बाद आता है भाई ट्रांसफर ऑफ हीट। जैसे ट्रांसफर ऑफ हीट होता है उसी तरह ट्रांसफर ऑफ फायर होता है, स्प्रेड ऑफ फायर। आग कितने तरीकों से फैलती है, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। स्प्रेड ऑफ फायर। स्प्रेड का मतलब फैलना, बिखरना, एक जगह से दूसरी जगह फैलना। पहले इस रूम में आग लगी थी, थोड़ी देर बाद बाजू वाले में भी लग गई, स्प्रे हो गई, स्प्रेड हो गई। जब हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है तीन तरीकों से, वही तीन तरीके हैं इसके। हीट के कौन से तरीके हैं? हीट का ट्रांसफर होना एक जगह से दूसरी जगह, ट्रांसफर ऑफ हीट, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन सुने होंगे जब स्कूल में जाते थे। कंडक्शन, कंडक्शन क्या होता है? ये कंडक्शन होता है थ्रू द मेटल्स। मेटल्स के अंदर से हीट का ट्रांसफर होना। मेटल के एक एटम से दूसरे एटम तक हीट जाएगी, फ्रॉम ए एटम एट हायर टेम्परेचर टुवर्ड्स द एटम एट लोअर टेम्परेचर। जैसे बाजू वाला ये दीवार जो है मेटल की है, अगर इस तरफ में आग लगी है तो ये मेटल वाला गर्म होगा, गर्म होके हीट उधर जाएगी दूसरी तरफ, उधर जलने वाली चीज होगी तो वो भी आग पकड़ जाएंगी। तो इस तरह से जो फायर स्प्रेड हुई वो ड्यू टू कंडक्शन हुई। कंडक्शन मेटल्स के अंदर, जैसे एक मेटल के रोड को आप आग के ऊपर रखोगे तो धीरे धीरे गर्म होकर के आपके हाथ तक हीट पहुंचेगी, कि एक एटम से दूसरे एटम तक हीट जाती रहेगी। ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू मेटल्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, फ्रॉम द एटम एट हायर टेम्परेचर टुवर्ड्स द एटम एट लोअर टेम्परेचर। इस तरह से जो फैलती है उसको बोलते हैं कंडक्शन, है ना। जैसे चपाती बनाते हो तवे पर, भाई चपाती के हीट के उसके फ्लेम के कांटेक्ट में तो नहीं है, फ्लेम के कांटेक्ट में तो तवा है,
इसलिए वो मेटल का है, ताकि हीट कंडक्ट होगा और दूसरी तरफ ट्रांसफर हो जाएगी, उधर अपने चपाती सीखेंगे। ये कंडक्शन समझ में आया? ये मेटल्स के अंदर होता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो होना, एक एटम से दूसरे एटम तक। दूसरा है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन नाम सुना होगा, कन्वेक्शनल करंट्स। और नहीं तो पहले तो, आजकल ये रोशनदान सिस्टम बंद हो गया, पहले तो क्या रखते थे हम, नीचे खिड़की है और ऊपर एक रोशनदान भी लगा रखा है, कुछ तो वो लाइट देगा। दूसरा, खिड़की में से फ्रेश हवा आएगी, हम सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, वो एग्जॉस्टेड एयर होगी, एग्जॉस्टेड एयर ऊपर उठेगी और उसके अंदर से बाहर चली जाएगी, यानी एक कन्वेक्शनल करंट बन जाता है। उधर से हवा अंदर आई और होकर के बाहर चली गई। जैसे पानी गर्म करते हैं हम, पतीले के अंदर हमने पानी को रख दिया, ये पतीला है भाई, ये पानी डाल दिया, नीचे हीट सोर्स लगा दिया, इसको फ्लेम दे रहे हैं। अभी हीट से, ये मेटल का है पतीला, तो मेटल में से हीट कंडक्शन के द्वारा पानी तक पहुंचेगी, पानी गर्म होगा, और गर्म पानी होगा वो हल्का होता है भारी के मुकाबले। जो भारी कौन होगा? जो ठंडा है। तो इस पानी को जब हीट मिल गई तो ये हल्का हो गया, हल्का हो गया तो ऊपर की तरफ भागेगा, है ना, और ऊपर से जो ठंडा पानी है वो नीचे की तरफ आएगा, ये भी हीट लेगा फिर ऊपर चलेगा, यानी ये कन्वेक्शनल करंट बन जाएगा। पानी ऐसे घूमता रहेगा, कन्वेक्शन करंट होगा। जैसे किसी बिल्डिंग में आग लगी थी, देखा सेकंड फ्लोर पर आग लगी हुई थी, थोड़ी देर बाद फोर्थ फ्लोर पर चालू हो गई। क्यों? जो हॉट वेपर्स, आग की लपटें, जो हॉट वेपर्स ऊपर जा रही हैं, हो सकता है बालकनी वगैरह के अंदर उस फ्लोर के ऊपर कुछ कपड़े वपड़े टंगे हों, यानी जलने के लिए मटेरियल मिल गया तो वो आग पकड़ जाएंगे। तो वो आग किस तरह से फैली बोली जाएगी? कन्वेक्शन के कारण। हॉट वेपर ऊपर उठी हैं, उन्होंने जाकर के आग को पकड़ा है। तो फायर कैन स्प्रेड थ्रू कंडक्शन एंड थ्रू कन्वेक्शन। ये कन्वेक्शन वाला समझ में आएगा? हाँ, कन्वेक्शनल करंट बन जाएंगे। जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा सर्दियों में, ये हीटिंग रोड से पानी गर्म किया किसी ने, है ना? अगर हीटिंग रोड से पानी गर्म करोगे तो नीचे वाला पानी गर्म होगा या ऊपर का? ऊपर का होगा ना, और नीचे ठंडा होगा। गर्म ऊपर आता है, वो ऊपर ही रहेगा। तो आप बाद में देखोगे नीचे ठंडा मिलेगा। क्यों मिला? क्योंकि कन्वेक्शनल करंट नहीं बने वहां पर, हमने ऊपर से गर्म किया है, और गर्म ऊपर ही रहेगा, हल्का होता है वो ऊपर ही रहेगा। ये नीचे से गर्म करोगे तो कन्वेक्शनल करंट बनेंगे। अभी ऐसे ग्राम ऊपर की तरफ क्यों लगाते हैं, नीचे क्यों नहीं लगा देते? यहां पर यस, एयर फ्लो नहीं बनेगा, वही कन्वेक्शन नहीं होगा। फ्रिज के अंदर आइसक्रीम वगैरह रखने के लिए, बर्फ जमाने के लिए वो वाला ऊपर क्यों रखते हैं भाई, नीचे क्यों नहीं रखेंगे? वही कारण है। हाँ, कूलिंग का कन्वेक्शन नहीं बनेगा भाई। ठंडा होगा, देखो ठंडा होगा वो नीचे रहेगा। अगर नीचे लगा दोगे तो वो ठंडा है, वो नीचे रहेगा, ऊपर वाला ठंडा होगा नहीं। इसलिए ऊपर लगाओ, ऊपर ज्यादा ठंडा है तो वो नीचे की तरफ जाएगी वो ठंडक, ताकि नीचे तक वाली जो भी आपकी, सबसे लास्ट में तो वेज वगैरह फ्रूट वगैरह वही रखते हैं। बाकी आपकी इंडस्ट्रीज वगैरह में जहाँ पर ज़्यादा आदमी होते हैं उनका खाना होता है, फिर अलग रूम बनाते हैं हम फ्रिज की बजाय। कोल्ड रूम, कूल रूम, दो टाइप के बनाते हैं। कूल यानी ठंडा, कूल रूम नॉर्मल सब्जी वगैरह रखने वाले होते हैं। कोल्ड रूम जनरली मीट वगैरह वो सब रखे जाते हैं उसके अंदर। उसका टेम्परेचर काफ़ी माइनस में रहता है, -7-8 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं। और कोल्ड रूम का जनरली 1, 2, 3 डिग्री के आसपास, जैसे अपने सर्दियों में आ जाता है 2-3 डिग्री। तो कन्वेक्शन के बाद तीसरा आता है रेडिएशन।
रेडिएशन थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा रेडिएटेड हीट, जैसे सन की हीट जो हमारे तक पहुंच रही है, सूरज तो इतना दूर है और उसकी हीट यहां तक पहुंच रही है, तो ये हीट कैसे आई? थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये रेडिएटेड हीट है, रेडिएशन के द्वारा पहुंच रही है। और रेडिएशन के द्वारा हीट पहुंचने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है, नो मीडिया रिक्वायर्ड, है ना, क्योंकि बीच में तो अपना जो एटमॉस्फेयर लगा लो कुछ अर्थ का, उसके बाद तो खाली जगह पड़ा है और उसके अंदर से भी आ रही है हीट, यानी किसी मीडियम की जरूरत नहीं है इसको, दैट इज रेडिएटेड हीट। सर्दियों में हम सर्दी लगती तो आग जला लेते हैं, अपने को जो हीट फील होती है, अभी वो हमें हीट कैसे मिल रही है? आग जल रही हो, आग के कांटेक्ट में